हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया है, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को कर लेना है, उसके बाद इस सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करना है। राइट। मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। तो चलो लगाओ हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 है 11th क्लास के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए। आज इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल ऑल राउंड वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी बढ़िया लेक्चर होने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कमरे के कोना पकड़िए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे, दिस इज लेक्चर 2, दिस इज लेक्चर 2, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग बात कर लें आयनिक बॉन्ड के बारे में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। 2 नंबर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में ही आजकल करके आज के डेट में शामिल कर दिया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी। पहले कोवैलेंट को और कोऑर्डिनेट को अलग से पढ़ते थे। कोवैलेंट वाले में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन वाले में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता। सिर्फ एक ही तरफ से एक तरफा शेयरिंग कर पाते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। ठीक है बेटा। चलो, तीसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड के अलावा कुछ और भी ऐसे होते हैं जो एटम्स के साथ में एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन, एक फोर्सेस लगा रहे होते हैं, इसलिए इसको अगला वाले को बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। और पांचवी बात एच बॉन्डिंग। हम लोग डिस्कस करेंगे एच बॉन्डिंग के बारे में भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी। ठीक है, राइट। चलो, तो इतना नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करो। चलो, किसी में आयोनिक कैरेक्टर क्यों आ रहे होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करो। जैसे लिया NaCl लिया, इसमें बॉन्ड जो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। कारण क्या होता है इसका, वजह क्या है इसका है, हम लोग वजह जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जो है सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो दूसरे वाले क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तब ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो दूसरा वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। राइट। ठीक है। जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0.9 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है।
सोडियम जो है सो अल्कली मेटल से बिल्कुल ग्रुप नंबर फर्स्ट का ये एलिमेंट है ये, और क्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 का है। मतलब 1 से लेकर के जब 17 तक हम लोग जा रहे होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आयोनिक बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। आगे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। OF2 में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वजह क्या है इसमें है, कारण क्या है, तो हम लोग कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। ठीक है, नियर अबाउट अगर इसमें देखो तो 3.5 और 4 बिल्कुल ही करीब करीब में है, लेकिन यहाँ पर NaCl में देखो एक बहुत ज़्यादा तो दूसरे वाले बिल्कुल पॉइंट में है। अगर करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, दोनों का जो दो पार्ट लिए गए हैं इसमें दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, राइट, ओके। लेकिन अब ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो आयोनिक कंपाउंड कभी भी प्योरली और फुल्ली वो आयोनिक नहीं होते हैं, उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट का कैरेक्टर रहेगा। इसके बारे में भी हम लोग एक लेक्चर करेंगे, फजांस रूल में करेंगे, इसी चैप्टर में। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सिर्फ हम लोग ये जान लें कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए एक फार्मूला है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ये फार्मूला है, एक मेजरमेंट है, एक पैमाना है ये, और इस पैमाने पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। चलो, ये जो दिखला रहा होता है डेल्टा, जो दिखला रहा होता है डिफरेंसेस को दिखलाता है। किसको दिखलाता है ये डिफरेंसेस को दिखलाने का काम करता है। ठीक है, किसमें, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस को दिखलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर डेल्टा का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ये भी बढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। राइट, ठीक है। चलो, तो एक बात को याद रखना, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर 50% से भी अगर बड़ा है तो ऐसे वाले में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है ये लेस देन है 50% से। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। याद रखना इसको, फिर से सुन लो मेरी बात को। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन 50% से भी अगर ज़्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के लिए, आयोनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए जो हम लोग ये फार्मूला दिया गया है, अगर 50% से लेस देन है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो इतना पहले फटाफट नोट करो। ओके, अब जैसे आगे हम लोग ये बात करते हैं कि अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव दो ऐसे एटम्स आकर के मिल रहे हो जो दोनों के दोनों लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तब मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल से समझो
मान लीजिए सोडियम दिया गया है और सोडियम दिया गया है, ये भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि अल्काली मेटल से ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में सोडियम और सोडियम के बीच में जो बनकर के आएगा वो क्या बनकर के आएगा, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, राइट बेटा। एक रहे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, दूसरा वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, तब ऐसे सिचुएशन में जो बनकर के आएंगे, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ओके। जैसे मान लिया कि Na दिया गया है जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl दिया जाए, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सॉरी, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या क्या हम लिख देते हैं यार, कहाँ कहाँ मेरा दिमाग चला जाता है, बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि एक जो है सो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस सिचुएशन में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, NaCl बनाएंगे। इसमें किसी तरह कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, सिर्फ एक फोर्सेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में जुड़ा रहता है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड का किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, याद रखना है इसको, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसी तरह से आगे अगर ले लिया जाए, ये भी एक एग्जांपल लिए थे, नेक्स्ट एग्जांपल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तब इस सिचुएशन में क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, राइट। जैसे एग्जांपल का तौर पर Cl लिया जाए, Cl लिया जाए, ये फॉर्मेशन कर जाए, Cl2 का फॉर्मेशन कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl भी है, दूसरा वाला भी Cl क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस सिचुएशन में क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। एक बात से और समझो कि हम लोग अभी लिए थे Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl2 का फॉर्मेशन किया, इसके बीच में Cl और Cl एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पर इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। तो कोवैलेंट वाला क्या होगा, कोवैलेंट वाला जो बन करके आएगा बेटा, कोवैलेंट वाला वो डायरेक्शनल होते हैं। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिख दिए यहाँ पर। एक एग्जांपल से और बात को समझने की कोशिश करो। लिया यहाँ पर BaSO4 लिया, ठीक है, यहाँ पर Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, एक जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरे जगह इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तब इस सिचुएशन में इसमें क्या दिखलाएगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट देखिए यहाँ पर SO4 माइनस माइनस दिया हुआ है, ये सिर्फ इसकी बात हम लोग कर लें, SO4 माइनस माइनस में 2 माइनस की बात करें, सल्फर एक के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से। तब खुद इसी में जब इसमें जब फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ये भी जो है सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस सिचुएशन में इसी में क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। तब इसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा,
ठीक, बात आ रही है समझ में? मतलब इसमें जब ये एक कंपाउंड इस तरह से फॉर्मेशन के तब आयोनिक है, लेकिन इसकी बात सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है ये? कोवैलेंट है ये। ठीक, नोट करो इसको। चलो आगे हम लोग बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या कंडीशन होगा इसका बनने का? कंडीशन से क्या हो गया इसका बनने का? शर्तें। शर्तें, ठीक है। इस शर्त के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करें। वन एलिमेंट must be having low ionization energy, low ionization energy, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन का फॉर्मेशन इजी हो जाएंगे। मान लीजिए एलिमेंट ए दिया हुआ है, इसमें कैटायन आसानी से बनने लगेंगे, क्योंकि अगर आयनाइजेशन उसका लो है तो कैटायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन को आसानी से यूज करेगा, लूज करने का काम करेगा ये, ठीक है। ईजली इलेक्ट्रॉन लूजिंग, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटायन। क्या कहलाता है ये? कैटायन का फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल से बात समझो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 8 और लास्ट वाले में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आसानी से ये लूज करेगा, Na के ऊपर बिल्कुल आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा बगल वाले को देखेगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, ठीक। चल नोट कर। ठीक है, चलो यहां से लिखते हैं बी नंबर। वन एलिमेंट must be having highly इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होना चाहिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले के लिए। दैट एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, जो आसानी से गेन करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जिसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जिसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा,
जिसका हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, ये एनायन का फॉर्मेशन बहुत आसानी से करेंगे, बहुत इजीली करेंगे ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके अपने ऊपर Cl माइनस बना लेते हैं ये, तो ये एनायन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो दो कंडीशन ये हुआ कि एक तो कैटायन का फॉर्मेशन करे और दूसरा वाला क्या करे, वो एनायन का फॉर्मेशन करे। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ कैटायन बन रहे होंगे, दूसरी तरफ एनायन बन रहे होंगे, तो क्या करेगा ये, आसानी से एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन करने का काम करेंगे, आसानी से जुड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट कंडीशन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, लैटिस एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर से आते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन मतलब अपने आयन में ही अट्रैक्शन पैदा करने का काम करता है, और आयन में जहाँ पर अट्रैक्शन पैदा करने का काम करेगा वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जितना अधिक होगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। है क्या ये लैटिस एनर्जी है क्या ये? असल जो है सो ये इट इज ए एनर्जी, एक एनर्जी है। रिलीज्ड इट इज ए एनर्जी, ये एक एनर्जी है जो रिलीज करने का काम करता है। when 1 mole of ionic compound is formed from its constituent elements। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? शुरू से देखो, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इसके साथ में, इट रिप्रेजेंट्स इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को दिखलाने का काम करता है लैटिस एनर्जी। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। राइट, लैटिस एनर्जी को डिफाइंड हम लोग करते हैं, इट इज एनर्जी, एक प्रकार का एनर्जी है, एक ऊर्जा है, रिलीज करने का काम करता है ये। व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कभी भी 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है फ्रॉम इससे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, इसके जितने भी सारे इसमें जो भी कंपाउंड बनेगा, जैसे मान लीजिए NaCl बन रहा है तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन सा हो गया, Na हो गया और कौन हो गया, Cl हो गया, सोडियम हो गया और
क्लोरीन हो गया, राइट। ठीक है, जैसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और भी एक बात लिख दे सकते हो, यानी गैसियस स्टेट, ये जरूरी है, ये इन गैसियस स्टेट, ये होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट करो इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर A प्लस B माइनस, दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड बोथ आर इन गैसेस स्टेट। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, AB का फॉर्मेशन किया, इसका डेल्टा, इसको दिखलाते हैं डेल्टा H से, डेल्टा H से बोलते हैं इसको लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है? लैटिस एनर्जी नेगेटिव होते हैं। किस तरह से शो कर रहा होता है? ये नेगेटिव होते हैं ये। दैट मीन्स और भी दिखलाने का तरीका होता है इसका, -x से दिखलाते हैं। और जहाँ पर एनर्जी रिलीज कर रहा होता है वैसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये इसका तीसरा कंडीशन था। आगे बात करें हम लोग, जैसे मान लिया कि ये ए बी यहाँ फॉर्मेशन होकर करके आया और ये टूट रहे हैं, ये A प्लस में और B माइनस में, दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में। क्या टूटने में कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी? बोलो। बिल्कुल, बिना एनर्जी का कोई भी कंपाउंड से टूट नहीं सकता है, तो एनर्जी इसको चाहिए। तो जब एनर्जी इसको चाहिए तब ऐसी सिचुएशन में डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऐसे वाले को जब तोड़ने के लिए एक कंस्टिट्यूएंट्स, एक किसी भी बड़े कंपाउंड से दो छोटे छोटे पार्ट में जब उसको तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, तब वो उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ बाहर से हीट चाहिए, सनलाइट चाहिए, किसी न किसी तरह को उसको एक्सर्शन चाहिए, तब जा करके ये टूटने का काम करेगा। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट होते हैं ये। इसके बारे में आगे चल करके डिस्कस किया जाएगा, थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। चलो अभी इतना ही काम करो, लिख लो इसमें। अट्रैक्शन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जितना अधिक होगा, किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में अट्रैक्शन जितना अधिक होगा, ठीक है, x का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, और x का वैल्यू जितना ही बढ़ेगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके द्वारा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ लैटिस एनर्जी के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करने का काम करता है? लैटिस एनर्जी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने का काम करेगा? जैसे दो तरह का आपको कंपाउंड दे दिया है और इसमें ये कह रहा है कि किसमें इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, किसमें कम है। ठीक है, तो ये साइज पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं और चार्ज पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। अभी हम लोग देखने का काम करते हैं, नोट करो पहले इसको। चलो हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो प्रभावित करने का काम करता है? चलो, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसका एक एटम्स लिया, छोटा टाइप का एटम्स लिए हैं, एक तरफ में से कैटायन है और दूसरी तरफ में से एनायन है। दूसरी जगह लिया थोड़ा सा बड़ा साइज का
थोड़ा बड़ा साइज का लिया। अब देखिए इसके साइज छोटे हैं, तो जब साइज इसका छोटा है तो इसके पॉजिटिव के साथ में इसका जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी तेज़ी के साथ में एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, इसका अट्रैक्शन पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी इसका क्या होगा, हाई होगा, एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से रिलीज़ करने काम करेगा। जब भी कोई एक मोल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है गैसियस स्टेट में फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। तो अगर साइज छोटा है, साइज अगर स्मॉल है, ठीक है, कैटायन का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। राइट। चलो और आगे भी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको नोट करो, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ जानकारी लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कूलम्ब लॉ से पढ़े हो, कूलम्ब्स लॉ से आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ के बारे में, फोर्सेस इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटे कितना होता है, R² होता है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का जब हम लोग निकालते हैं तो कितना होता है ये, के Q1 चार्ज Q2 बाई कितना होता है ये, R होता है। बट हम लोग जब लैटिस एनर्जी का फाइंड करते हैं, इक्वेशन जब लैटिस एनर्जी का फाइंड करते हैं कितना आता है, के Q प्लस Q माइनस बाई R हो गया ये, ठीक है। के Q प्लस Q माइनस, ये R जो होंगे ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होंगे। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से ये होगा, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। दैट मीन्स R का वैल्यू क्या हो गया, R प्लस भी है और R माइनस भी है, ठीक है बेटा। R प्लस बोले तो इसके कैटायनिक के बारे में, और R माइनस जहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा, एनायनिक के बारे में हो जाएगा, ठीक है। R मतलब रेडियस कैटायन का रेडियस जितना बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम जाएगा। याद रखना इसको, कैटायन का साइज अगर बड़ा हो रहा है तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, R प्लस का, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये क्या हुआ, इस बात को याद रखो कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। कैटायन के साइज को स्मॉल रखोगे तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे लैटिस एनर्जी के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करें फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया गया LiCl और NaCl दे दिया गया है। इसमें देखिए वाली बात ClCl बराबर है। अब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, Li के ऊपर और Na के ऊपर। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट में देखिएगा पीरियोडिक टेबल में लिथियम ऊपर है, उसके बाद नीचे उसका सोडियम दिया हुआ है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, उसका बढ़ता चला जाता है, तो साइज छोटा हो जाएगा। लिथियम का साइज क्या होगा, लिथियम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा Li का। सोडियम का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ बिगर होंगे, इसका बिग होगा इसका,
इसके कंपेरिजन में बिगर होगा, ये स्मॉलर होंगे। ये जिसका साइज जितना स्मॉल, उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, उसका उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, राइट, बात फॉलो किया? ठीक है। क्योंकि साइज क्या होता है, Na का बड़ा हो जाता है। बेटा मैं इसको, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर एक एग्जांपल था। ठीक है बेटा, दूसरी बात उसी तरह से हम लोग बात करें, लैटिस एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसका, एनायन का भी। आर का साइज, आर माइनस का साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी क्या होगा, उसका उतना ही हाई होगा। आयनिक कंपाउंड बनने के लिए बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा वाला नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी भाषा में ऐसे समझो कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो एनायन वाले के भी साइज अगर छोटा होगा तो उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। एग्जाम्पल से बात समझो, NaCl और NaI दिया हुआ है। इसमें देख सोडियम, इसमें भी क्या है, सोडियम है। पहले सोडियम को कट कर लो और Cl और I में बात करो। ठीक है, तो चूंकि ग्रुप नंबर 17 में देखेगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 17 में पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब कौन आते हैं, आयोडीन आते हैं। तो क्लोरीन क्या है, ऊपर है, और आयोडीन क्या है, नीचे है। आयोडीन का साइज बड़ा हो जाएगा। साइज के हिसाब से देखा जाए तो आयोडीन का क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, Cl से, साइज के हिसाब से। तो चूंकि साइज बड़ा हो गया तो लैटिस एनर्जी हम लोग क्या बात करेंगे, जिसका जितना छोटा रहेगा लैटिस एनर्जी उसका उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, राइट। चलो नोट करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तीसरी बात इसमें याद रखो, लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस एलिमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि Q चार्ज जितना बढ़ेगा लैटिस एनर्जी भी क्या होगा, उसका उतना ही अधिक होगा। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको दे दिया जाए NaCl और MgCl2। ठीक है, तो Na के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। Mg के ऊपर क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। ठीक है बेटा, तो चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेज ज़्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेज कम है, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्जेज अधिक है। क्योंकि Cl तो दोनों में, पहले इसको कट कर लो और डिसाइड करो इसके ऊपर। तो अगर चार्जेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके ऊपर चार्जेज जितना ज़्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ही हाई होगा। सेम बात, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में चार्ज और एनायन। चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज, सेम बात होती है इसमें भी। एनायन पर जो चार्ज होगा, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, चार्ज इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं ओवर साइज। साइज भी आ जाए और चार्ज भी आ जाए तो पहले चार्ज को ज़्यादा वैल्यू देना।
साइज फैक्टर से, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव का रहे या फिर नेगेटिव का रहे, दोनों में चाहे किसी का भी रहे। एग्जाम्पल से बात को समझो। Al2O3 ALN, सोडियम, इस एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा 3+, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा 2-। यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर कितना 3 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये बात तो ये बराबर है, ये दोनों के ऊपर 3 पॉजिटिव, दोनों के ऊपर 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2-, इसके ऊपर कितना है 3- है ये, ठीक है। कैसे, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8 हुआ, 2 और 6, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर कितना माइनस चार्जेज है 2 चार्ज है, ये 2 माइनस चार्ज है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2 और कितना हो गया 5 हो गया, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर कितना 3- है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। चलो, तो क्या बात हुई यहाँ पर, चूँकि ये वाली बात तो बराबर हो गई है, अब इसको देखेंगे 2- यहाँ पर 3- है, दैट मीन्स लैटिस एनर्जी Ln का क्या होगा ज़्यादा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ द Al2O3 के, ठीक है। तो याद रखना लैटिस एनर्जी हाई होने के लिए साइज क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, और चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज जिसके ऊपर मैक्सिमम जितना ज़्यादा रहेगा, चार्ज मैक्सिमम होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा हाई होगा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो पहले। अब आगे जो हम लोग बात कर लेते हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन, किस तरह से लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता है यूजिंग बोर्न-हैबर साइकिल। इसमें इस्तेमाल करते हैं यूजिंग बोर्न-हैबर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग में जानने की कोशिश करो यहाँ पर इसके बारे में। और इसको बोर्न-हैबर साइकिल को जो निकालने का काम करते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता है यूजिंग हेस लॉ। इसमें हेस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। हेस लॉ क्या है, हेस लॉ क्या है, enthalpy change is the same process whether, ऐसे करके लिखो इसको ज़्यादा अच्छा होगा। हेस लॉ enthalpy change is same whether process is done
in many steps or in a single step। किसी भी प्रोसेस को डिफरेंट वे में किया जाए या फिर एक ही वे से उसको गुजारा जाए, इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिख रहा है, ए से मान लिया कि बी बनकर के आया, बी से मान लिया कि सी बनकर के आया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ए से बी बनकर के आए, बी से सी बनकर करके आए, सी से डी बने। मान लें कि यहाँ पर इंथैल्पी यहाँ पर जो रिलीज किया डेल्टा H1, यहाँ पर डेल्टा H2, यहाँ पर डेल्टा H3। कितने स्टेप पे हुआ, एक स्टेप, दो स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अगर मान लीजिए कि हेंस लॉ क्या कहता है, हेंस लॉ क्या कहता है कि ए से डायरेक्ट डी बन जाए और यहाँ पर डेल्टा H4 आया। ठीक है, तो डेल्टा H4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होंगे। यह है हेंस लॉ। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, नोट करो पहले। एग्जाम्पल से बात समझो। एग्जाम्पल, लैटिस एनर्जी फॉर NaCl। NaCl के लिए लैटिस एनर्जी क्या होगा। ठीक है, जैसे ही सोडियम NaCl Cl2 के साथ में रिएक्शन कर करके ये फॉर्मेशन कर रहा है NaCl का। चलिए इसके लिए एनर्जी रिलीज के लिए लिखते हैं हम लोग डेल्टा HF। अभी ऐसे लिख करके रखो, एक एक स्टेप करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये दिया हुआ, ये सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है ये, और क्लोरीन जो दिया हुआ है ये गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है। NaCl जो बनकर के आए ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको गैसियस फॉर्म में बनने के लिए सोडियम को गैसियस फॉर्म में फॉर्मेशन होता है, फिर गैसियस फॉर्म से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये बन जाते हैं Na+। ठीक है, उसी तरह से Cl2 से Cl को Cl गैसियस फॉर्म में लाने के लिए गैसियस फॉर्म में लेकर के आते हैं और फिर इसे Cl- इसके आयनिक फॉर्म में लेकर के आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अभी भी ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है ये, राइट। अब ये दोनों बात मिल कर करके ये दोनों के दोनों बात मिल कर करके यहाँ पर से ये क्या करता है कि डायरेक्ट यहाँ पर से NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे कैसे चल रहा है ये स्टेप चल रहा है। ये यहाँ पर देखो Cl का कितना आइटम से, एक आइटम से, यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 2 आइटम से दिया हुआ था। एक काम करो, इसको हाफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएंगे ये। जब इसको हम लोग सोडियम से इसके गैसियस फॉर्म में लेकर के आते हैं तब इसको बोलते हैं डेल्टा H सब। आगे चल करके हम लोग डेफिनेशन, एक एक डेफिनेशन को हम लोग आगे चल करके बढ़िया से करेंगे, राइट। ठीक है, उसी तरह से गैसियस फॉर्म से Na+ में लेकर के आते हैं तो इसको बोलते हैं डेल्टा HIE, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं डेल्टा HBDE, डेल्टा HBDE। ठीक है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए थे, हाफ से,
तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई करके रखो, इसको भी आगे समझेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं डेल्टा ई जी, डेल्टा एच ई जी। ठीक है बेटा, राइट। अब ये देखो, सोडियम में Cl2 का रिएक्शन किया, NaCl बनकर का आया। एक बात तो ये हो सकती थी कि सीधा सीधी जो है सो रिएक्शन करे और NaCl बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इसका एनर्जी कितना रिलीज़ करेगा, ये कितना रिलीज़ करेगा? उतना ही रिलीज़ करेगा जितना स्टेप बाय स्टेप होकर करके जाएगा। ये स्टेप होकर करके गुजर रहे हैं ये। ठीक है, यही बात तो हेसला कह रहा था कि इंथैल्पी चेंजेज जो होंगे, चाहे मेनी स्टेप में हो या फिर डिफरेंट स्टेज में हो, दोनों सिचुएशन में जो उसका एनर्जी रिलीज जो करेगा, जो लेटेस्ट एनर्जी होगा उसका, दोनों सिचुएशन में बराबर होंगे। तो डेल्टा एच एफ इज़ इक्वल टू, कितनी बात आ गई यहाँ पर, डेल्टा, अभी सिर्फ लिख लो डेल्टा एच सब्लिमेशन हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ डेल्टा एच आई ई, डेल्टा एच आई दिख रहा है, प्लस आगे देखो कितना किया ये डेल्टा एच बी डी, हाफ से गुना कर दो इसको, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं इसको, राइट। फिर आगे कितना हो गया डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप कर करके चल रहा है, ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके चल रहे हैं। दोनों सिचुएशन में बात ये बराबर होगी। ठीक, डेल्टा एच एफ को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा है डेल्टा एच सब, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, आगे हो गया डेल्टा एच आई ई, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे और कौन सा आ रहा है डेल्टा एच बी डी ई, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या रह गया है डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं इसको, एंथैल्पी आगे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका टर्म है। ये इस टर्म के बारे में फिर हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट करो पहले इसको। डेल्टा एच बी डी ई, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं बढ़िया से। क्या बात की इसके लिए हम लोग
बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या देते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, तोड़ने में। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिसोसिएट का मतलब क्या बात कर रहे होते हैं? तोड़ना। किसको? 1 मोल बॉन्ड इन गैसियस कंपाउंड। कोई भी गैसियस कंपाउंड दिया हुआ है, 1 मोल का कोई भी गैसियस कंपाउंड दिया हुआ है, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। एक एक करके हम लोग डेफिनेशन लिखें। पहले इसको नोट कर लो। चलो यहीं पर लिखते हैं अभी। डेल्टा एच एफ, क्या बोले इसको? डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है। क्या है ये? इट इज अ एनर्जी। यह भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड from its constituent elements, from its constituent elements। इससे constituent element से जितना एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, it is a energy during formation of 1 mole compound। 1 mole compound बनने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इसको कहते हैं डेल्टा एच एफ कहते हैं इसको। ठीक है। और भी याद रखेंगे, इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, इन अ स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गया? बात की एग्जांपल के तौर पर O2, H2, N2, Cl2। ठीक है। सब के सब क्या है? ये गैसियस स्टेट में है। Br2, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ये क्या है? ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है। I2 सॉलिड स्टेट में, Br2 लिक्विड फॉर्म में होते हैं। Na सॉलिड फॉर्म में, Mg सॉलिड फॉर्म में, एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। मतलब इसका जो होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए। और स्टैंडर्ड स्टेट में जब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जब रहते हैं, इसमें एनर्जी फॉर्मेशन करने में किसी कंपाउंड को जो लगता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं इसको। ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। जैसे बात को समझो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? एग्जांपल के तौर पर Na और
Cl2 बन करके क्या आया था, NaCl, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में बन करके आया ये पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये बैलेंस कर जाए। मतलब इससे कंस्टिट्यूएंट जो पार्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड है तो सॉलिड है, गैस है तो गैस है। और इसी फॉर्म में जब कोई उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मिलने से जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होता है और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा एच एफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। डेल्टा एच एक टर्म आया था सब, इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन 10th क्लास में भी सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा होगा। जब वो सॉलिड स्टेट से कोई भी पार्ट गैसियस स्टेट में आ जाते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको बोला जाता है सब्लिमेशन कहते हैं इसको। ठीक है। एनर्जी required to convert 1 mole of solid state into gaseous state। ठीक है। वह एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है 1 मोल सॉलिड स्टेट को चेंज करने में गैसेस स्टेट में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, डेल्टा एच सब्लिमेशन। जैसे मान लिया कि Na दिया हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में है और फिर इस Na का जो है सो गैसियस फॉर्म में हम लोग लेकर के आए थे। अभी ऊपर वाले स्टेप बाय स्टेप जब रिएक्शन कर रहे थे तो Na से सॉलिड फॉर्म से जब गैसियस फॉर्म में कर रहे थे तब इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच सब बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एच सब बोला जाता है। नोट करो इसको। नेक्स्ट टर्म आया था इसमें डेल्टा एच आई ई, आयनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। इट इज एन energy which required to remove electron from gaseous state, फ्रॉम गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा। क्या बात की हम लोगों ने, मतलब गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया सोडियम से निकाल दिया, Na प्लस हो गया, तब ऐसे सिचुएशन में क्या कहलाएगा, ये डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है। बेटा बे ओहो, चलो पढ़ने में मजा आ रहा है तुम लोगों को। डेल्टा, नेक्स्ट टर्म था डेल्टा एच ई जी।
इसको बोलते हैं डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी चेंज when electron is given to a gaseous सिस्टम। किसी भी गैसियस आइटम को इलेक्ट्रॉन जब देते हैं और उसमें एनर्जी चेंज करता है, तब ऐसे वाले को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन है, ये गैसियस फॉर्म में भी है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया आयनिक फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका काम क्या होता है, जैसे Na+ यहाँ बन कर के आया, दूसरा वाला पार्ट क्या आया था Cl-, और ये डायरेक्ट ये फॉर्मेशन क्या क्या था NaCl का, स्टेप बाय स्टेप कर करके NaCl कर किया था ये, ठीक है। तो ये बात हो जाती है ये, ओके। तो हम लोग हेस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें देख रहे थे हम लोग कि चाहे तो किसी भी रिएक्शन को करने में जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी जो रिलीज़ करता है, वो वन स्टेप में करे या फिर डिफरेंट स्टेप में होकर के जाए। दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो लैटिस एनर्जी इसके जो आएंगे दोनों सिचुएशन में बराबर होगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी दोनों सिचुएशन में बराबर होंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड के बारे में, किस तरह से ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सका इसके बारे में, सॉरी। तो इसी से रिलेटेड फिर आ गया था लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी से जितनी सारी बातें हो सकती थी आपके सामने सब कुछ पुट कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने का काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। कुछ एनर्जी का टर्म्स आ गया था, उस टर्म्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर लंबा हो गया होगा, खैर कोई बात नहीं है, डिटेल से हो गया है। अच्छे ढंग से पढ़ाई करो और नोट्स अच्छे ढंग से बनाओ और क्वेश्चन फिर लगाना शुरू करो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।